हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम यूनिट 4 में अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसमें कि हमारा टॉपिक है एज पर जिलस। एज पर जिलस में सबसे पहले हम देखेंगे उसके सिस्टमैटिक पोजीशन। देखिए, जो एज पर जिलस का सिस्टमैटिक पोजीशन है उसमें डिवीज़न होता है माइकोटा, सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना, क्लास है प्लैक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर है एस्परजिलेस, फैमिली है एस्परजिलेसी और जीनस है एस्परजिलस। ये सिस्टमैटिक पोजीशन है किसका? एस्परजिलस का। अब हम देखेंगे इसके जो हैबिट है उसके बारे में। तो देखिए, ये एस्परजिलस कैसा है? एक मृत्यु परजीवी कवक होता है जो भारत में लगभग 30 से अधिक जातियां इसकी पाई जाती हैं। ये फल में, सब्जियों में, अचार में और मुरब्बा आदि में सामान्य रूप से पाया जाता है। और क्या होता है कि मूंगफली और जो सूखे पदार्थ होते हैं उनको ये संदूषित करता है। यानी एस्परजिलस औद्योगिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके द्वारा रोग भी फैलते हैं। तो ये था उसका हैबिट। अब हम देखेंगे उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, यानी उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए, जो हमारा एस्परजिलस होता है कैसा होता है? शाखित होता है, यानी ब्रांच होता है। नेक्स्ट क्या है? इसकी जो कोशिका होती है कैसी होती है? एक केंद्र की होती है, यानी एक केंद्रक होता है और ये केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट, इनमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑयल ग्लोब्यूल के रूप में क्या होते हैं कि जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो क्या करते हैं कि इसके कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक पट के केंद्र में उपस्थित एक क्या होता है? एक कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव होता है। तो ये तो था उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसके जनन के बारे में। तो देखिए, जो आपका एस्परजिलस होता है, तो एस्परजिलस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडिया के द्वारा। तो आइए अब हम देखते हैं इसके एसेक्सुअल। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके वेजिटेटिव, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है। आइए अब हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका एस्परजिलस होता है, तो एस्परजिलस में क्या होता है कि इसका जो आपका रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कैसा है, आपका एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल हमने आपको बताया कि ये दो माध्यम से आपका पाया गया, यानी कि एसेक्सुअल की अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन जो होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया द्वारा होता है, और जो कोनिडिया कैसे होते हैं? कोनिडिया के कैसे होते हैं? शीर्ष पर स्थित होते हैं और काई कवक जाल की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जिनमें वृद्धि अधिक होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें फुट सेल्स कहते हैं। अब देखिए, जो प्रत्येक फुट सेल्स होती है उसमें एक क्या होती है? प्रत्येक फुट सेल में एक शाखा विकसित होती है जिसे हम कोनिडियो स्पोर कहते हैं। अब देखिए, इसे
कोनिडियोस्पोर कहते हैं। और ये कोनिडियोस्पोर्स के शीर्ष पर कोशिका द्रव एकत्र हो जाता है, यानी जब ये उसके शीर्ष पर एकत्र हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। अब ये फूली हुई जो संरचना होती है ये क्या करती है, ये फूली संरचना धानी कहलाती है। अब क्या करेगी कि जो धानी की सतह होती है तो सतह पर क्या होते हैं कि अंगुलाकार, जो मतलब अंगुलाकार कैसे होते हैं, प्रक्षेप उत्पन्न करते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रांगुल कहते हैं। अब देखिए जो धानी पर प्रांगुल होते हैं वो उसके 3 स्तर पाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा आपका होता है टर्शियरी। तो ये तो था आपका क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका था, आपका एस्परजिलस का। अब मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है, कोनिडिया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का निर्माण होता है। अब देखिए जो कोनिडिया आपका होता है तो कैसा होता है, मैंने आपको बताया अंगुलाकार होता है और क्या कहता है, प्रांगुल पर क्या करते हैं, बेसिपिटल जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला में ये उत्पन्न होते हैं और इसके निर्माण के समय केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब जब ये समसूत्री विभाजन होता है तब इसके शीर्ष पर एक गोल क्या होती है, एक गोल जो है ऊर्ध्व विकसित होती है और जो एक कोनिडियम को बनाती है। अब कोनिडियम को बनाया इसने, अब क्या करेगा कि प्रांगुल में उपस्थित जो 2 केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, एक केंद्रक कोनिडियम में प्रवेश करता है और दूसरा क्या करता है, प्रांगुल में ही रहता है। इसके बाद क्या होता है कि प्रांगुल जो केंद्र में क्या होता है, निरंतर डिवीज़न होता रहता है, निरंतर वो क्या करेगा, विभाजन करेगा और जिसके फलस्वरूप वो कोनिडिया का निर्माण करता है। तो ये हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, यानी कोनिडिया का फॉर्मेशन, उसका निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइए अब देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने बात करी रिप्रोडक्शन में आपका एसेक्सुअल हो गया और कौन सा होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए अब हम देखते हैं कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो देखिए जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है कि एस्परजिलस में अगर हम देखें तो कैसा होता है कि एस्परजिलस में लैंगिक जनन का वैसे तो अभाव होता है, लेकिन लैंगिक जनन अनुकूल दशाओं में भी होता है। जो एस्परजिलस के कवक सूत्र होते हैं, जो हाइफी होते हैं, वो क्या करते हैं कि नर तथा मादा जनांग जो होते हैं एक ही कवक सूत्र से उत्पन्न होते हैं और जो एंथीडिया और जो है एंथीडियम और एस्कोगोनियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोनों प्रकार के जननांग साथ एक ही समय पर कवक सूत्र में स्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, 3 भागों में बट जाते हैं। सबसे ऊपर का भाग आपका क्या होता है, ट्राइकोगाइना कहलाता है। अब देखिए जब डाइकैरियोट्स के समय एस्पोस्पर्स क्या करते हैं, पूर्वधानी को घेर कर क्लैस्टोसियम के रूप में फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं और जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसके अंदर मेल और फीमेल क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज़न करते हैं और एक एक्सकस का निर्माण करते हैं और अर्धसूत्री, यानी जो एक्सकस का निर्माण हुआ, अब ये एक्सकस क्या करते हैं कि अर्धसूत्र विभाजन द्वारा अगुणित एक्स को स्पोर्स बनाते हैं। तो ये हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी जो इसके आर्थिक महत्व है वो क्या है इसके आर्थिक महत्व। अब देखिए जो आपका इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि जो एस्परजिलस होता है तो वो बहुत क्या होता है, बहुत अधिक उसका आर्थिक महत्व होता है। जैसे अगर हम बात करें उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं,
सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे इसका जैसे आप ले लीजिए कि एस्परजिलस जो होता है, जैसे ओराइज़ा, एस्परजिलस ओराइज़ा, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रयोग चावल और सोयाबीन से शराब बनाने में किया जाता है। सॉरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग औद्योगिक रूप से कार्बनिक अम्लों जैसे कि क्या है, साइट्रिक एसिड है, और आपका क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। तो ये था। हाँ, और एक आपका होता है एस्परजिलस गॉसिपी का प्रयोग विटामिन बी के निर्माण में किया जाता है। तो ये क्या है आपका एस्परजिलस की यूजफुल एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे उसकी हार्मफुल यानी हानिकारक प्रक्रियाएं, उसकी हानिकारक एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब देखिए जो आपका एस्परजिलस ग्लॉकस होता है, तो ये क्या करता है, एस्परजिलस ग्लॉकस और फ्लेवस, ये क्या होता है, चमड़ा, कपड़े, तम्बाकू, सिगार तथा अन्य बहुत सारी ऐसे कार्बनिक पदार्थों का नष्ट करने में भी कार्य संपादित करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि एस्परजिलस जो आपका फ्यूमिगेट्स, फ्यूमिगेट्स और फ्लेवस होता है, ये क्या करते हैं, मनुष्यों के कान में ऑटोमाइकोसिस नामक बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो ये कैसे थे, हार्मफुल एक्टिविटीज़ थी। तो आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा क्या, एस्परजिलस, जिसमें हमने जाना उसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, नेक्स्ट उसका हैबिट कैसा होता है, उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, और उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट कि उसके यूज़फुल एक्टिविटीज़ क्या है और हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।